Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Welcome to the Hindu session. In today's session, we will talk about climate change related report, right? So in today's newspaper, there were three, you can say, articles on the report that was published by IPCC. So first we'll revise climate change once. थोड़ी चीजें मैं आपको पूछता रहूंगा अभी climate change के बारे में, है ना? And then we'll talk about this IPCC का report जो publish हुआ है. So yeah. इसके अलावा good evening. सत श्री अकाल. हेलो. ये क्या लिखा है पंजाबी मुझे नहीं आती, लेकिन अपना नाम भी लिख के भेज दो, है ना, पता चले मुझे. ओके ग्रेट. चलो फिर लेट्स स्टार्ट विथ क्लाइमेट चेंज. अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक हो चुका है. सो फर्स्ट टेल मी, नंबर वाइज आंसर देना. नंबर 1 का आंसर ये, नंबर 2 का आंसर ये, इस तरीके से. सो फर्स्ट इज 1972 में कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, क्या हुई थी और यहाँ से क्या बनाया गया था. देन 1992 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, इसको क्या कहा जाता है और यहाँ से क्या बना था. COP1 कहाँ हुआ था, COP3 कहाँ हुआ था. इसके अंडर जो 3 मैकेनिज्म आए थे, वो 3 मैकेनिज्म के नाम क्या थे. COP13 में क्या बनाया गया था, COP16 में क्या बनाया गया था, देन COP21 की लोकेशन एंड ईयर चलो बता देता हूँ, 2015. इसके अंडर वी हैड वन डील, है ना, एक डील हुई थी. उसमें 2 टारगेट्स थे. लॉन्ग टर्म टारगेट क्या था, और उस लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे इंडिया के. शॉर्ट टर्म टारगेट्स, वो 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप मुझे बताओगे. और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 कहां पे होने वाला है, ये मुझे बताओगे. दिस विल बी द कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर क्लाइमेट चेंज. वेरी गुड. तो मैं आपके आंसर्स पढ़ना शुरू करता हूं. फर्स्ट इज स्टॉकहोम. वेरी गुड एवरीवन. पहला हुआ था स्टॉकहोम में. गुड. वहां से हेलो एवरीवन. ओके. यस गौतम. कर दूंगा मैं, बताया ना, कर दूंगा. तन्मय, राइट, लगाई था मुझे तन्मय. ठीक है. सो इट इज स्टॉकहोम. वेरी गुड. तन्वी, उड़कर, पंकज, गौतम, वैभव, आदिति, शुभ्रा, उर्वशी, खुशी, सुहानी, नित्यम. वेरी नाइस. सो 1972 इट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जहां से 5th of June को ये स्टार्ट हुई थी. एंड देन देयर वाज क्रिएशन ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, विद हेड ऑफिस इन नायरोबी, केनिया. देन 1992 वाज रियो डी जेनेरियो, राइट, रियो डी जेनेरियो में हुई थी अर्थ समिट जिसको कहते हैं. आफ्टर दैट देयर वाज क्रिएशन ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट. आफ्टर दिस, उसके बाद क्या था, COP1 was in Berlin, Germany in the year 1995. Then COP3 was in Kyoto in the year 1997. Correct. Kyoto Protocol was signed in COP3. Correct. COP3 के अंदर there were 3 mechanisms. Kyoto Protocol के अंदर एक emission trading, second joint implementation, and third, very good Aditi, right, Shivecha. So third was emission trading, joint implementation, and clean development mechanism. Correct. Then COP13, COP16, COP13 यहाँ पे बाली में हुई थी ये, राइट. यहाँ पे बनाया गया था REDD, रिड्यूसिंग इमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. बहुत अच्छे, राइट. भाग्यश्री, अंश, करेक्ट. COP16 was in Cancun, Mexico, where there was creation of GCF, Green Climate Fund, है ना. GCF का क्रिएशन हुआ था वर्ल्ड बैंक के अंडर, जिसको रखना था. आफ्टर दैट देयर इज COP21, दैट वाज इन पेरिस क्लाइमेट डील, जहां पे हुई थी, राइट.
Right, there was Paris climate deal in COP21 2015. Under this we had long term target and short term. तो आप मुझे बताते चलो. Right सुखमन, right खुशी. COP21 द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी एग्जाम में आए तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. राइट सुप्रिया. करेक्ट तनिष. पेरिस क्लाइमेट डील. REDT was not given by मोदी जी. ये तो बहुत पुरानी बात है REDT की. इट वॉज आइडिया ऑफ इंडिया था. ये आइडिया ऑफ इंडिया था वैसे REDT करने का. मोदी जी ने COP21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया था. गौतम, it was international solar alliance that was given by Modi ji in COP21 2015 along with the France के president. ठीक है. So under this COP21 2015 पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? 1750 में अर्थ का जितना एवरेज टेम्परेचर था उसको 2100 में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे. राइट. सो वॉट एवर दिस द अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वॉज देयर इन द ईयर 1750, आफ्टर दैट विल नॉट लेट दिस इंक्रीज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस. एंड सेकेंडली विल ट्राई टू कीप इट एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. राइट. इस 15 और 13 डिग्री का तो एग्जाम्पल लिया था अपन ने ईशान. ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है. ठीक है. 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस, दीज आर द टारगेट्स. नंबर्स मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिए थे ये. ठीक है. लॉन्ग टर्म गोल, वेरी गुड उरकर. इसके अंडर लॉन्ग टर्म के अंडर 3 इंडिया के शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, लाइक टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030, है ना. तो इसी के अंडर 2021 का ना, तो 2100 का टारगेट जो है, 2100 का टारगेट जो है, 2100 का टारगेट अचीव करने के लिए वी नीड टू हैव शॉर्ट टर्म टारगेट्स. वी आर हैविंग 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स. 1 इज, किसी ने लिखा हुआ है, करेक्ट, ठीक है. टारगेट इज 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, कार्बन सिंक बनाना है हमको. एंड फर्स्ट इज दिस 40%. क्या टारगेट है हमारा? चलो ये वाले टारगेट थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ, है ना. 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है टेम्परेचर राइज बाय द ईयर 2100 फ्रॉम द 1750 लेवल, एंड विल ट्राई टू कीप इट एट 1.5 डिग्री सेल्सियस. ये टारगेट हो गया 2100 का. जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2021 इज गोइंग ऑन, नॉट 2020, है ना. 2021 इज गोइंग ऑन. दिस इज द टारगेट फॉर द ईयर 2100. अंडर दिस वी हैव टू अचीव दिस 2100 टारगेट, वी हैव टू सेट टारगेट्स फॉर द ईयर 2030. एंड इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट फॉर 2030, so there are 3 targets for the year 2030. First, we should have 40% electric power installed capacity to be made by non-fossil fuel based sources, right? So this should be created from non-fossil fuel. That means renewable energy वगैरह होना चाहिए 40%. Suppose we are producing 1000 gigawatt electricity. तो this should be 400 gigawatt should be created by non-fossil fuel. Example दे रहा हूँ. वैसे हमारा target for 2030 is 450 gigawatt from renewable energy. Then 2.5 to 3 billion tons of carbon sink. Billion tons of carbon sink बनाना है. And third target is to achieve, you can say, reduction in GDP's emission intensity. तो ये अभी यहाँ पे समझाना है ना, पता है आपको, क्लास में समझाया था. GDP की इमिशन इंटेंसिटी ऑफ अवर GDP टू बी रिड्यूस्ड, इमिशन इंटेंसिटी ऑफ अवर GDP टू बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35% बाय द ईयर 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. आई होप आप सब लोगों को ये याद है, अपन ने किया था. फिर से अपन इसको रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट 2 बार रिवाइज होगा पूरे साल में. क्लाइमेट चेंज जब COP26 होगा, एट दैट टाइम विल रिवाइज दिस इन डिटेल. फिर से एक बार पूरा ये डिटेल में, ये वाला पार्ट तो डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है. राइट, वेरी गुड. राइट पंकज. सो क्रिएट अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स. राइट वर्तिका. क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ अवर GDP. राइट लावण्या. बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. बहुत अच्छे अश्मित. करेक्ट अश्मित. तो ये हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स है. दिस इज आवर लॉन्ग टर्म टारगेट एंड दिस इज आवर 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स. ये 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स है. बहुत अच्छे. सो आई होप क्लाइमेट चेंज रिवाइज हो गया. एंड द लास्ट पार्ट इन दिस इज COP26. कहाँ पे होने वाला है ये बता दो. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे होगा? COP26 विल बी इन ग्लासगो. UK में होगा.
नवंबर एंड और दिसंबर, नवंबर एंड वैसे प्लान्ड है, नवंबर एंड टू दिसंबर में होगा, तो तब देखा जाएगा। राइट, ग्लासगो यूके। ओसोवॉग वॉज COP21 के अंडर, हमने फिर बहुत आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सब पार्ट बनाया वो ओसोवॉग। Yes, Sidak, this was there in this IPCC was there. Now यहाँ पे IPCC का रोल कहाँ पे आया था? After this, there was in 1988 UNEP, United Nations Environment Program and World Meteorological Organization. UNEP, United Nations Environment Program and World Meteorological Organization. UNEP having head office in Nairobi, Kenya, started in 1972. WMO having head office in Geneva, started in 1950. इन दोनों ने मिलके there was creation of IPCC in the year 1988, Intergovernmental Panel on Climate Change. So this panel is having members from different governments, different country के members है यहाँ पे, and they are studying the different reports those are given of climate change or climate related issues. They do not study climate change, they study different reports which are published in regard to climate change, and then they do their own assessment. दुनिया भर में जितनी भी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स आई है उन सबको एक जगह कंबाइन करके उसका असेसमेंट करते हैं, एंड दिस असेसमेंट इज पब्लिश्ड. सो करंटली देयर 6th असेसमेंट इज गेटिंग पब्लिश्ड. देयर फर्स्ट असेसमेंट, पहला असेसमेंट इनका आया था इन द ईयर 1990. नाउ दे आर पब्लिशिंग देयर 6th असेसमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस. तो अभी जो करंटली इनका आईपीसीसी की 6th असेसमेंट आई है, 6th असेसमेंट का जो फेज आया है या फिर जो रिपोर्ट आई है, दैट रिपोर्ट वाज देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर, और हम उसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड का क्लाइमेट चेंज आप सबको पता है, जो 2 घंटे 2.5 घंटे की कहानी है, एक क्लास में वैसे भी यहाँ पे कवर नहीं हो सकती, इसलिए आपके क्लासेस में इसका हमने बैकग्राउंड कवर कर लिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट the current thing that is coming in news, and after that COP26 के बाद भी this will be again very important topic to study. ठीक है, चलो ठीक है. So I hope it's done. Now let's move on to this report कि इस रिपोर्ट में क्या आया था. So about Intergovernmental Panel on Climate Change, about IPCC, it was intergovernmental body. Intergovernmental means different governments are participating in this. उसको कहते हैं intergovernmental body of United Nations, mandated to provide objective scientific information relevant to understanding the human-induced climate change. Remember this, climate change are having both the reasons. It can be natural, it can be anthropogenic. Natural climate change may happen because of activities like volcanism, है ना. जब volcano erupt होता है, there are lot of greenhouse gases which are emitted in the atmosphere, and because of which global warming happens, and because of which climate change might happen. तो but the speed of natural climate change is very slow. इसका speed काफी slow होता है, and human gets adapted. Human or you can say flora fauna जो भी हमारे आसपास होता है, they get adapted to this climate change. तो ये इसका speed भी कम है, and this does not affect us that much. The problem is anthropogenic or human induced. Anthropogenic या इसी को क्या कहते हैं, human induced climate change. So this human induced climate change is creating a problem, और उसी का स्टडी किया जाता है by IPCC. And what are the impacts of this on natural, political and economic impacts, and the risk and possible response options. IPCC was established in 1988 by WMO and UNEP. इसके बारे में हम जान चुके हैं, इन्होंने इसको establish किया था. The IPCC was endorsed by United Nations General Assembly UNGA in the year 1988. इसी बात में मुझे बता दो UNGA के प्रेसिडेंट कौन है अभी. Then the 2021 के लिए. Then the initial task was outlined by United Nations General Assembly resolution number 43/53. याद रखना, on 6th of December 1988. 43/53, 43/53 ऐसे याद कर लो. इस रिजोल्यूशन से इसको मेनली आउटलाइन किया गया था. IPCC, this is very important to remember, IPCC does not carry out original research. ये कोई रिसर्च करने का काम नहीं करते हैं. They just assess the reports of different researches. Nor does it monitor climate or related phenomena itself. Rather, it conducts a systematic review of published literature, including peer-reviewed and non-peer-reviewed sources, from which it produces comprehensive assessment reports. इनकी ये reports होती है, and currently there is 6th assessment report which is coming. Headquarter of IPCC is in Geneva, and current chairman of this IPCC is Hyosung Lee. ठीक है, Hyosung Lee. It earned the 2007 Nobel Peace Prize.
ये भी याद रखना, आईपीसीसी को 2007 का नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इतना ज्यादा ये न्यूज में है और आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा 2007 का नोबेल किसे मिला था, तो आप बोलोगे सर 2007 का क्वेश्चन कहां से आ गया, तो क्वेश्चन यहां से उठ के आ सकता है। आईपीसीसी रिपोर्ट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन climate change UNFCCC, the main international treaty on climate change which formed with the help to prevent the and mitigate the issue of climate change, इसके लिए बनाया गया है UNFCCC। So this is the sixth assessment report of 2021-22, 2021-22 की ये रिपोर्ट आई है, sixth assessment report। The working group 1 has published the physical science basis of climate change। तो याद रखना पहला ही रिपोर्ट आया है, अभी इसके 2-3 और जितने भी आने हैं वो एडिशन आएंगे, 2022 तक आने हैं। On 9th of August 2021, which said if the greenhouse gas emission are halved by 2030 and net zero emission is achieved by 2050, global warming can be stopped। तो याद रखना इनका टारगेट इन्होंने क्या बोला है, 2030 तक, by the year 2030 you have to half the emission and by 2050 you have to go net zero emission। Net zero emission means whatever amount of carbon dioxide or greenhouse gases which are emitted, ठीक है, which are whatever amount of greenhouse gases which are emitted, similar amount is absorbed, that means there is net zero emission। जितना हम GHG रिलीज कर रहे हैं उतना ही ग्रीन हाउस गैस हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। The report's 234 authors build on more than 14,000 scientific papers and 3949 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे जितना बताया जा रहा है उतना भी देख लो। Which was then approved by 195 governments of the world। Sixth report is being published in different stages and will be completed by 2022। There have been 5 assessment reports before this and the first was in the year 1990। 1990 में आई थी पहली रिपोर्ट। Important points of the report, इससे पहले देखते हैं आप क्या कह रहे हो। It is अब्दुल्ला शाहिद, very good, अब्दुल्ला शाहिद from मालदीव्स, है ना, मालदीव्स के ये बनेंगे 2021 के लिए UNGA के 1 साल के प्रेसिडेंट। ओके, वॉल्कन बॉस्किट लास्ट ईयर के थे, ठीक है, वॉल्कन बॉस्किट लास्ट ईयर के थे। Okay, the next is important points of the report। Indian Ocean warming at a higher rate than all the other oceans of the world। तो भैया सबसे पहले हमारी, है ना, बताइए इन्होंने कहानी, इंडियन ओशन जो है वार्मिंग एट द हायर रेट देन ऑल अदर ओशंस। Scientists have warned that India will witness increased heat waves and flooding। ज्यादा हीट वेव्स और ज्यादा फ्लड्स आएंगे इंडिया में। द करंट ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स आर लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन एन एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन ओवर इंडिया विथ मोर सीवियर रेन एक्सपेक्टेड ओवर सदर्न इंडिया। ना इसमें से आप कहोगे कि सर इसमें याद क्या रखना है, बहुत सारे, इतनी लंबी रिपोर्ट है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हमने क्लाइमेट चेंज की कहानी डिस्कस की ना, वहीं से मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे, बट वन क्वेश्चन कैन बी फाउंड ऑन द रिपोर्ट। They can ask even analytical question on the basis of report। If there is a 2020 पैटर्न का पेपर आ गया क्लैट का, तो पक्का है इसके इम्पैक्ट के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 2021 पैटर्न का आ गया तो जो पहले हमने कहानी पढ़ी थी, वन लाइनर्स पढ़े थे, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस क्वेश्चंस आर पॉसिबल। इस रिपोर्ट की छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको याद नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस रिपोर्ट की क्या है। जैसे इंडियन ओशन सबसे गर्म होगा, फ्लडिंग एंड हीट वेव्स इंडिया में आने वाले हैं, साउथ इंडिया विल हैव मोर इश्यूज, यहाँ पे ज्यादा बारिश होनी एक्सपेक्टेड है। वार्मिंग ऑफ द ओशन विल लीड टू राइज इन द सी लेवल एंड सीवियर कोस्टल फ्लडिंग इन लो लेवल एरियाज। जहां पे लो लेवल एरियाज है वहां पे कोस्टल फ्लडिंग ज्यादा हो सकती है। देन नेक्स्ट इज 7517 किलोमीटर की इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, उसकी वजह से इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल देयर कैन बी अ प्रॉब्लम दैट हमारे कोस्टल एरिया जो है वो सिंक कर जाए। इसी के साथ मुझे बता दो, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है। अक्रॉस द पोर्ट सिटीज चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत एंड वाइजैक, विशाखापट्टनम, यहाँ पे 28.6 मिलियन पीपल वुड बी एक्सपोज टू कोस्टल फ्लडिंग इफ द सी लेवल राइजेस बाय 50 सेंटीमीटर। तो ये स्टेट्स सिटीज के नाम इन्होंने ले लिए, तो याद रखना, दीज सिटीज आर देयर, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत एंड वाइजैक, विशाखापट्टनम।
monsoon extremes will increase. That means the effect or the issue of El Nino and La Nina is going to increase. तो बता दो मुझे what is El Nino and what is La Nina, क्या होता है? उतनी डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी फिर भी, या फिर मुझे बस इतना बता दो एल नीनो में क्या होता है, इंडिया में मॉनसून इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ला नीना में क्या होता है, मॉनसून इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। फिनोमिना वैसे डिटेल में शायद आपको क्लासेस में पढ़ा दिए जा चुके हैं, तो फिर भी एक बार आपको आइडिया होनी चाहिए थोड़ी सी। राइट, इट इज गुजरात। राइट, गुजरात, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ गुजरात। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे। चलो, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से आगे कोई नहीं, चलो अच्छा है ना। आई नो हु इज दिस, जिसने ये नाम यूज किया है। आई एम गुड। चलो बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चलो, गुजरात इट इज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाइन्थ में पढ़ा था, हाँ कोई नहीं, सारा स्कूल याद करना पड़ता है, पास होना है ना। एल नीनो इज अनयूजुअल हीटिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, राइट, एंड अनयूजुअल कूलिंग ऑफ इंडियन ओशन। क्या बात है वो, ग्रेट, परफेक्ट। देयर इज मंथली प्रेसिडेंट, हाँ मंथली प्रेसिडेंटशिप, यूएनएससी की मंथली प्रेसिडेंटशिप होती है। आई वाज आस्किंग अबाउट यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। देयर इज एल नीनो विंड फ्लो, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, एल नीनो की सिचुएशन में इंडिया में जो है वो मॉनसून डिक्रीज हो जाता है, एंड राइट, एल नीनो इज ड्रॉट एंड ला नीना इज फ्लड्स। वेरी गुड, ला नीना इज फ्लड्स। आई नो उडिन, ठीक है। चलो, ला नीना इज यूजुअल वार्मिंग ऑफ ओशन। ओके, एंड थैंक यू फॉर द नेम। ओके, मॉडल्स आल्सो इंडिकेट लेंथनिंग। अब इसमें और क्या बोला गया है इस रिपोर्ट में, या यहाँ पे आपको एल नीनो ला नीना में क्या याद रखना है, एल नीनो इज डिक्रीज इन मॉनसून एंड ला नीना इज इंक्रीज इन मॉनसून। मॉडल्स आल्सो इंडिकेट लेंथनिंग ऑफ मॉनसून ओवर इंडिया बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो बारिश आएगी, फ्लड आएगी आएगी बोल चुके हैं। The stating the human activities are causing climate change. The report said the planet was irrevocably headed towards warming by 1.5 degrees Celsius over the pre-industrial times in next 2 decades. याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो अगले 20 साल में ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएंगे। कीपिंग द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द टर्न ऑफ अ सेंचुरी, दैट मींस 2100 तक, एंड एंड्यूरिंग to limit it to 1.5 डिग्री सेल्सियस was the heart of the 2015 climate agreement. ये तो मेन एग्रीमेंट था, इसके अंडर ही हमने शॉर्ट टर्म के टारगेट्स लिए थे। Unless extremely deep emission cuts are undertaken by all the countries immediately, these goals are unlikely to be met. The report recommended that countries strive to achieve net zero emission. No additional greenhouse gases are emitted by 2050, that is net zero emission. The projection is that globe would reach the 1.5 degree Celsius scenario in 2030s and overshoot 1.6 degree Celsius, with temperature dropping back down to 1.5 degree Celsius at the end of the century. तो इनका ये भी मानना है कि 1.4 तक हम अचीव कर जाएंगे by the year 2100, इनको ऐसा भी लगता है, ठीक है। इंडिया हैज नॉट येट कमिटेड टू नेट जीरो टाइमलाइन, ये अच्छे से याद रखना, अभी तक हमारी कोई डेट नहीं आई है। चाइना कमिट कर चुका है, चाइना एंड अदर कंट्रीज हैव आल्सो committed. Okay, then the report said warming is already accelerating sea level rise and worsening the extremes such as heat waves, droughts, floods and storms. Now what are tropical cyclones, इनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इसका? So the tropical cyclones are getting stronger and more rain is coming via tropical cyclone, while Arctic ice is dwindling. हमने पढ़ा भी था, आर्कटिक के हर साल कोई ना कोई मेल्टिंग होती रहती है आर्कटिक में, राइट,
एंड एक शायद हमने लास्ट ईयर शायद पढ़ा था, इस बार नहीं पढ़ा था, जो एक मेन बहुत सी एक बड़ी आइस शीट जो है वो मेल्ट हो गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था. Then all these trends will get worse and report as the report said. India is currently the world's third largest greenhouse gas emitter. Remember this very well. India is world's third largest. First is China, second is USA, third is India. वैसे अगर यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल यूनिट कंसिडर करें तो यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पे आता है और इंडिया चौथे पे. लेकिन अगर कंट्रीज की बात करें, चाइना पहला, यूएसए दूसरा और इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड. लेकिन हम पर कैपिटा अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो इंडिया का काफी लो हो जाता है. पर कैपिटा दैट मींस पर पर्सन, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी जनता है ना. तो पर कैपिटा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम काफी कम हो जाते हैं. हमारा पर कैपिटा इज 9 times lower than USA. USA emitted nearly 9 times, or you can say almost 10 times है, more greenhouse gas per capita as compared to India in 2018. ठीक है, तो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कितना है हमारा पर कैपिटा है उनका पर कैपिटा. बस याद रखो पर कैपिटा में वी आर वेरी यू कैन से रैंक इज वेरी लो, वेयर एज अगर हम ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन सिर्फ देखें तो वी आर थर्ड लार्जेस्ट इमिटर. Based on the existing commitments by the countries to curb their emission, the world is on track for the global temperature warming by at least 2.7 degrees Celsius by 2700, predicts the report, calling it a code red for humanity. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. इन्होंने क्या बोला, अगर हमने अच्छे से कमिटमेंट्स को अचीव नहीं किया, काम नहीं किया, तो 2.7 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइज बाय द ईयर 2100 एंड दिस विल बी अ कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी. तो आप और मैं यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना. वैसे भी 2100 तक शायद तो मैं ना कर पाऊँ, आप रह जाओ तो पता नहीं. द लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट विल इन्फ्लुएंस डिस्कशंस on the conference of parties. तो हमने देख लिया COP meeting which is planned in Glasgow later this year, that is COP 26, where the countries are expected to announce plans and steps they have taken to curb the emission. Then hot extremes, तो इसमें और भी बोला गया है, developed countries have usurped far more than their fair share of the global carbon budget. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जितना इमिट करना चाहिए था उससे वो काफी ज्यादा इमिट कर चुके हैं. रीचिंग द नेट जीरो अलोन इज नॉट इनफ एज इट इज द क्यूमुलेटिव इमिशन अप टू नेट जीरो दैट इज डिटरमाइन. छोड़ दो कहानी बताइए. हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव इमिशन आर द सोर्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे. तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, हमारे मिनिस्टर है. ये मेनली बात करेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे, ही विल टॉक अबाउट CBDR. तो बता दो मुझे व्हाट एग्जैक्टली इज CBDR, है ना, जिसकी हमने COP 25 में भी बात की थी. क्या होता है CBDR, फुल फॉर्म बता दो बस, मैं समझ जाऊंगा आपको कंसेप्ट पता है. नाउ मोर थिंग्स अबाउट दिस रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, द ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश हिमालयास दैट इज HKH रीजन will keep shrinking. तो यहाँ के ग्लेशियर कम हो रहे हैं and the snow cover will retreat to higher altitudes. The report warned extreme precipitation is projected to increase major mountainous region. One of the authors of the report, Krishna Rao, said that this Hindu Kush Himalayas region, the snow cover had reduced since the early 21st century and the glaciers has thinned, retreated and lost mass since 1970s. तो यह इतना याद रख लो कि हिंदू कुश हिमालय जो है वो भी ग्लेशियर इनके खत्म होने जा रहे हैं. इवन काराकोरम ग्लेशियर्स आर डिक्लाइनिंग, दे आर स्लाइटली, अच्छा दे स्लाइटली गेन्ड मास, ठीक है याद रखना. हाउएवर ही सेड द काराकोरम, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हिंदू कुश जो है वो डिक्रीज हो चुका है एंड काराकोरम हिमालयास ये इंक्रीज हो गए. दे हैव स्लाइटली गेन्ड अ मास और वेयर इन अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड स्टेट. तो काराकोरम बैलेंस्ड है. Snow cover areas and snow volumes will decrease during 21st century and this will rise to glacier mass is likely to decline with greater mass loss in higher greenhouse gas emission scenarios. बेसिक चीजें बता रहे हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रख सकते हो, जैसे हिंदू कुश का हो गया या फिर काराकोरम का हो गया. लास्ट इज permafrost thaw. According to the report, mountain glaciers will continue to shrink and permafrost thaw in all the regions. permafrost पता है सबको क्या होता है ना, तो where they are present. The author of the report, another author, Swapna,
क्या है, स्वप्ना है ना, स्वप्ना पनिकल, who said the scientist, who is the scientist of Indian Institute of Tropical Meteorology। इसी के साथ मुझे बताओ कहाँ पे लोकेटेड है ये IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ लोकेटेड है। said that the human influence was responsible for retreat of glaciers since 20th century and was not only the case for the two poles but also for mountain glaciers। तो आर्कटिक अंटार्कटिक के अलावा बाकी जगह भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। देन क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट मस्ट साउंड अ डेथ नेल। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस रिपोर्ट को किसने बोला है, इट इज अ डेथ नेल फॉर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस का यूज, ऐसा बोला है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस जी ने। एंटोनियो ग्यूटेरेस ने कहा है कि इट इज द मस्ट साउंड डेथ नेल फॉर द इंडस्ट्री ऑफ कोल एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस। एंटोनियो ग्यूटेरेस जी कौन सी कंट्री के बता देना मुझे। आईपीसीसी कंक्लूडेड दैट 1.5 degree Celsius temperature goal of the Paris Agreement would likely to be breached around 2030 as a decade earlier than itself projected three years ago। The former Maldives president Mohammad Nasheed said 3,500 page assessment confirmed that the climate vulnerable nations were on the edge of extinction because Maldives एक आइलैंड कंट्री है। तो जब भी क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होती है, तो आइलैंड कंट्री सबसे ज्यादा डूबने के चांसेस है, सिंक होने के चांसेस है। एंड देयर विल बी क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज। यहाँ के लोगों को हमें कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा क्योंकि अचानक से तो नहीं डूबेगा, धीरे धीरे डूबेगा, तो सब लोगों को हमें वहां से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं सेटल करना होगा। लास्ट थिंग, बोरिस जॉनसन जी ने कहा है, आई होप टूडेज आईपीसीसी रिपोर्ट विल बी अ वेकअप कॉल फॉर द वर्ल्ड टू टेक एक्शन नाउ बिफोर वी मीट इन ग्लासगो इन नवंबर फॉर द क्रिटिकल COP26 समिट। द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कॉल्ड फॉर अ डील एट द ग्लासगो कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने कहा कि एक नया अर्जेंट डील लेके आओ, पेरिस क्लाइमेट डील जो भी हुआ है उसके अलावा और भी नया डील लेके आना चाहिए। द टाइम इज फॉर आउटरीच इज बिहाइंड अस। In November in Glasgow, let's seal a deal that matches the urgency of the situation. And UK, everyone know, is the first country to declare climate emergency as well, right? पहली country थी, right? He is from Portugal. वास्को दी गामा के यहाँ से है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, जकार्ता इज ऑल्सो सिंकिंग, GCF इज ऑल्सो देयर, 100 बिलियन बाय, ठीक है ठीक है। उसके अलावा और कुछ बोला था, फॉर द कॉमन वर्क ऑफ क्लाइमेट एवरीवन, राइट राइट, CBDR, वेरी गुड, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज, ठीक है। ग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यूड एंड नॉन पीयर? मीन्स मतलब जो जैसे पीयर रिव्यू मतलब इनके जो एसोसिएटेड मेंबर थे, द पीपल ऑफ IPCC, दे रिव्यूड, इनके लोगों ने रिव्यू किया, या फिर कुछ ऐसे यू कैन से नॉन पीयर रिव्यूड, दैट मीन्स वो IPCC से रिलेटेड नहीं है बट दे हैव आल्सो रिव्यूड दिस, ठीक है। सर USA डोंट हैव सो मच ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस। USA में ज़्यादा नहीं होता अफेक्ट क्योंकि उनके पास यू कैन से उनका पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतना नहीं है, राइट? पॉपुलेशन का पॉजिटिव इफेक्ट कह सकते हो सर। एंड इफ वी सी इन टोटल इमिशन ऑफ ऑल टाइम इंडिया एंड चाइना इज वेरी लो, यस दैट्स आल्सो करेक्ट वेब ऑफ ऑल टाइम इमिशन हमारा काफ़ी लो है, राइट? दैट वाज A76। ड्विंडलिंग का मतलब होता है कि काफ़ी बुरा टाइप का। कौन से मंथ में हुई थी? आई थिंक आई डू नॉट। स्पंदन वो इसमें माइजोन पे हो गया आपके। ओके चलो, CBDR बता दिया आपने। IITM इज इन पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपके क्लासेस में हुआ है स्पंदन शायद, वो अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप ना CP स्टूडेंट नहीं हो तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर समवेयर उसका थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेंगे, या फिर आप एक बार चेक कर लो अभी।
यस, मेनी कंट्रीज आर देयर, सेशल्स जैसी और भी कंट्रीज जो सिंक हो रही है। ओके चलो ठीक है, सो लेट्स कम टू न्यूज इन शॉर्ट। नो ट्रांजैक्शन विथ पेगासस मेकर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये कहानी भैया अलग अपनी चल रही है ना। पेगासस ने बोल दिया है, पेगासस मेकर ने बोल दिया है कि हम सिर्फ कंट्रीज को बेचते हैं, हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं, हम और किसी को बेचते नहीं है हमारा जो स्पाईवेयर है ना। लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल दिया है कि हमने इसको खरीदा ही नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड इट डिड नॉट हैव any transaction with NSO Group Technologies, Israeli-based company who have developed Pegasus spyware in the first pointed reference to the company since the snooping controversy broke out. Ministry of Defense has not had any transaction with NSO, said Minister of State for the Defense Ajay Bhatt said in written reply to the Rajya Sabha. तो इन्होंने बोल दिया है। किसके अंडर इसकी कमेटी सेटअप की गई है, एक बार मुझे याद दिला देना, किसके अंडर कमेटी सेटअप की गई टू रिव्यू दिस। PM sets out a framework for maritime security. A week into India's United Nations Security Council month-long presidency, Modi ji chaired the debate on maritime security. ठीक है, तो हमारी अभी प्रेसिडेंसी चल रही है 1 महीने के लिए। The debate titled Enhancing Maritime Security, a Case for International Cooperation, याद रखना इसका नाम, had heads of the state of the government in attendance, including Russian President Vladimir Putin, President of Kenya, और जो भी थे ये सब लोग थे यहाँ पे। UNSC adopted Presidential India's statement, which reaffirmed that United Nations Convention on Law of Seas, UNCLOS, जिसको चाइना है ना नहीं मानता है ज्यादा, establish a legal framework for maritime activities. PM Modi outlined a 5 principle framework for the debate. 5 प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे, तो मोदी जी का फेवरेट है वैसे भी ऐसी चीजें, 4 चीजें 5 चीजें। द फर्स्ट थिंग वाज रिमूविंग बैरियर्स टू मैरिटाइम ट्रेड, तो सबसे ज्यादा ट्रेड को प्रमोट करना है। ही हाईलाइटेड इंडियाज इनिशिएटिव, अब इंडिया है तो इंडिया का इनिशिएटिव को ही हाईलाइट करेंगे, दैट इज सागर इनिशिएटिव, फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, a 2015 Indian framework for regional maritime security. Second, maritime dispute should be resolved peacefully and in accordance with the international law. तो एक उन्होंने बोला है ट्रेड को प्रमोट करना है, दूसरा इन्होंने बोला है कि इश्यूज को पीसफुली डिसॉल्व करना है। Third principle was countries jointly tackle the maritime threats from non-state actors across national disasters. फोर्थ, मैरिटाइम एनवायरमेंट एंड मरीन रिसोर्सेस, तो एनवायरमेंट पे आ गया, सिक्योरिटी पे आ गया, देन इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए और ट्रेड को प्रमोट कर। एंड द फिफ्थ, मोदी जी कॉल्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी, सेइंग अ स्ट्रक्चर वाज रिक्वायर्ड टू बूस्ट मैरिटाइम ट्रेड विद द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बोला है। इसी के साथ मुझे बताओ कि दिस इश्यूज में पीसफुली रिजॉल्व करने में एक साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट आता है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड आइलैंड के नाम बता दो और डिस्प्यूटेड कौन सी कंट्रीज है उनके नाम बताओ, और कौन सी लाइन थी चाइना की जिसके वजह से ये पूरी कहानी हुई है, उस लाइन का नाम बता दो। ठीक है, देन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तो मैं शायद पूछ चुका हूँ, फिर भी OBOR फिर कभी पूछ लूंगा, आएगा ही आएगा। पहले वो चाइना साउथ चाइना सी वाले बता दो। देन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एक एग्जाम में तो मुझे लगता है पक्का आएगा ही आएगा, 1 लाइनर में। ठीक है, इट इज 9 डैश लाइन ऑफ चाइना, राइट, पार्सल्स, करबारो एंड स्पार्टले आइलैंड, वेरी गुड, 9 डैश लाइन है। कंट्रीज विच आर चाइना, वियतनाम, ताइवान, वेरी गुड। देन बाकी कंट्रीज के भी नाम बता दो। Okay, then nation first, always first. Theme for the Independence Day event, very important. इंडिया का 75th Independence Day event जो होगा, इंडिया 75th Independence Day event के लिए it will be celebrated at Red Fort, and all the Olympians who won the medals in 2020 Tokyo Olympic Games have been sent a special invite for the event. तो इसके हम अलग से एनालिसिस करेंगे, इंडिया का परफॉर्मेंस एट टोक्यो, इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा ही आएगा, तो तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा पासेस 3 बिल्स इन 20 मिनट्स, है ना, तो 3 बिल पास किए गए 20 मिनट में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। जब आएगा कुछ इश्यूज होंगे, ये बिल डिस्कस होंगे, तब हम देखेंगे।
Parliament passes bills on tribunal reforms taxation. Parliament clear 3 bills to abolish several appellate tribunals and end retrospective tax on indirect transfer of Indian asset, ये हमने कल देख लिया, and create a new central university in Ladakh. ठीक है, तो लद्दाख में नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो ये बस थोड़ा सा याद रखो क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं. इसके अलावा जो जो बिल न्यूज में आएंगे, लाइक टैक्सेशन, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने उसको डिस्कस किया है. आई थिंक ऑर्डिनेंस वाला भी कभी ना कभी आएगा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाला जो आया था, उनकी यू कैन से जो बंद वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर आया था वो. टैक्सेशन वाला हमने देख लिया. और भी कोई इंपॉर्टेंट अगर आता है तो विल डिस्कस अबाउट दैट. वोंट इंटरवीन इन सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रोब अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. तो इन्होंने मार्केट को यू कैन से थोड़ा सा मॉनिटर किया, या फिर ऐसा केस डाला गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर कि इन्होंने थोड़ा कुछ इलीगल चीजें की है मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए. That's why there is this case is going on, or this investigation is going on. Supreme Court have refused to intervene in an antitrust. There is antitrust investigation ordered by the Competition Commission of India against online giants Flipkart and Amazon. तो Competition Commission India का ये केस या फिर प्रोब बोला गया, इन्वेस्टिगेशन बोला गया एंटी ट्रस्ट को लेके. A 3 judges bench led by Chief Justice of India N.V. Ramanna said the court is expected to big companies like 2 e-commerce players to have voluntarily agreed to such a preliminary inquiry. तो अगर इतने बड़ी कंपनी है, इतना आपका दुनिया के अंदर आपका ट्रेड है, इतना आपका नाम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपने कुछ ऐसा लोगों का ट्रस्ट थोड़ी होगा, है ना. देन अश्विनी सिक्की ड्यूओ एंड्स रनर अप इन डेनमार्क. तो ये बैडमिंटन रिलेटेड है. Ashwini Ponappa and N. Sikki Reddy finished runner-up in the Denmark Masters Badminton. तो याद रखना इनके नाम, इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर्स है. ओके, सो दिस वाज इट. बाकी यूट्यूब पे आपको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है. फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ऑल द प्लेसेस, नोटिफिकेशंस एंड द पीपीटीज यू कैन डाउनलोड. इसके अलावा और भी कुछ आता है न्यूज में तो कल उसको कवर करेंगे. कुछ बिल वगैरह पास होते हैं तो उनको भी देखेंगे. ओके इसके अलावा 9 डैश लाइन आप सबने बता दिया. उसके पहले कुछ डाउट था. राइट, शशि थरूर यार अनऑफिशियल इंग्लिश टीचर, राइट से देखा ना. ठीक है, मज़ेदार कमेंट डाल देते हो आप कभी कभी, है ना. इसके अलावा कुछ है और ठीक है कोई बात नहीं मोहित, बाद में देख लेना, है ना. चलो ठीक है, ओके. Thank you. See you in the next session. Thank you. Bye bye. A76 पंकज, जो ग्लेशियर था वो एक मेल्ट हो गया. ठीक है, तो ग्लेशियर या फिर ग्लेशियर नहीं कह सकते उसको, आइस शीट थी एक जो मेल्ट हुई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था. थैंक यू सृजल. सीपी में मोस्टली 15 अगस्त के बाद आई थिंक, जैसे ही शायद अलाउ हो जाएगा तो मिल जाएगा. जुलाई मैगजीन विल बी, थोड़ा टाइम लगता है, 20 अगस्त के आसपास आती है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. चलो थैंक यू. चलो बाय बाय. यस रिजन.